तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंटेंस क्वेश्चन 3.7 से लेकर के 3.12 तक। तो हमारा जो इंटेंस क्वेश्चन 3.7 है, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, किसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो कंडक्टिविटी हम जान लें, कंडक्टिविटी क्या होता है। तो कंडक्टिविटी होता है कि इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब कहीं से भी आप उठा लीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, और वो सॉल्यूट या वो जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो जो उनमें आयंस होंगे, वो क्या शो करेगा, वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा क्योंकि उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट के आयन प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हम पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके चलते 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ आयन अगर कम हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो कारण है कि पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन decreases therefore conductivity of solution decreases। तो ये हमारा आंसर है। तो 3.7 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं इंटेंस क्वेश्चन 3.8 पे। तो हमारा इंटेंस क्वेश्चन 3.8 क्या कहता है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये लैम्डा नॉट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो हमें वो तरीका बताना है कि जिससे हम वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता सके। यानी हमको बताना क्या है यहाँ पर, लैम्डा नॉट एम ऑफ H2O। और वाटर एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर। तो वाटर भी डिसोसिएशन शो करेगा। किस तरह से, तो वाटर का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन H+ है, और वाटर में एनायन कौन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH-। अगर H+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है और OH- का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसके लिए हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मदद से हम क्या करेंगे, वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, तो वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम यहाँ पर हमको दिया रहेगा 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन हो सकता है, तो वाटर में H है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा जिसमें क्या हो, H पाया जाए। तो
हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें क्या हो, H+ हो, तो CH3 स्ट्रॉन्ग लेना है। हमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो H किस में पाया जाता है, HCl में। HCl में क्या पाया जाता है, H+ पाया जाता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH पाया जाता हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, NaOH, है कि नहीं, NaOH। तो यहाँ से हमको OH मिल जाएगा। और तीसरा एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, लेकिन देखो यहाँ हमको चाहिए एक H और एक OH, तो यहाँ H मिल गया, OH मिल गया, लेकिन बिना मतलब का Na भी आ गया, Cl भी आ गया। तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें Na और Cl दोनों प्रेजेंट हो। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन हो जाएगा, खुद NaCl हो जाएगा। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और तीनों का क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो जब भी लेंगे ऊपर नोट लगा रहेगा, समझेंगे कि वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे बात हो रही है। अगर इसी का हम लैम्डा नॉट m लिखना चाहेंगे यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH का लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। और तीसरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर लिखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये रहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये रहा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो चाहिए H+ और OH माइनस, तो H+ कहाँ है, इक्वेशन 1 पे, और OH माइनस कहाँ है, इक्वेशन 2 पे। दोनों को जोड़ देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये और ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले को देखो, ऐड करने से यहाँ हमें Na आ रहा है और Cl माइनस भी आ जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ ये लाना है, तो Na प्लस और Cl माइनस को हम हटाना चाहेंगे। कैसे हटेगा, तो इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे तो प्लस Na प्लस और Cl माइनस कट जाएगा, प्लस Cl माइनस और माइनस Cl माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस हो गया आगे का साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या, लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। और इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देंगे, तो हमको वाटर का क्या पता चल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकते हैं। तो पहला केस में क्या है, अगर वैल्यू दिया हुआ होगा तो ठीक है, सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे। नहीं दिया रहेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू देगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और इसको हम इस रूप में तोड़ देंगे और इक्वेशन को जोड़ घटाव करके फाइनल में हम लैम्डा नॉट H+ और लैम्डा नॉट OH माइनस ले आएंगे, ये वाला वैल्यू ले आएंगे, और जो वैल्यू दिया रहेगा उसी हिसाब से हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.8। इक्वेशन इक्वेशन 1 + 2 1 + 2 - 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटेस्ट क्वेश्चन 3.9। तो हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन 3.9 क्या कहता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है मिथेनोइक एसिड का जिसका कंसंट्रेशन हमें दे दिया गया है और उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 46.1। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में निकालना, ये क्वेश्चन जो है कॉलरस लॉ पे बेस्ड है।
ये एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ पे बेस्ड है। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन का यूज होगा। और यहाँ पे जो गिवन है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो दिया हुआ है वो H+ का, और इस आयन को हम लोग कहेंगे मिथेनोइट आयन। एक कार्बन है इसलिए मिथेनोइट आयन। तो H+ आयन और मिथेनोइट आयन दोनों का क्या दिया हुआ है हमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया गया, यानी कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटी दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने का तरीका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं हम लोग, अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या होता है, λm/λ0m। हमें तो अल्फ़ा फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, λm/λ0m। तो हम बता दें λm क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, एट एनी कंसंट्रेशन। तो किसी भी कंसंट्रेशन का, तो कौन सा कंसंट्रेशन है यहाँ पर, 0.025 mol/L। ठीक है, तो एट एनी कंसंट्रेशन पे बात हो रहा है, लेकिन ये कौन सा कंसंट्रेशन है, सॉरी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो इसका तो वैल्यू फिक्स होगा ना, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो फिक्स होता है। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू तो हमें दे दिया गया, λm का वैल्यू दिया हुआ है। λm का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, तो हमें दिया है 46.1। λ0m नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ निकाल लेंगे। तो हमें किसका निकालना है λ0m, मेथनोइक एसिड का। किसका निकालना है, मेथनोइक एसिड का। तो मेथनोइक एसिड का कैसे निकालेंगे, कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का। तो एनायन कौन है, मिथेनोइट आयन। इनका वैल्यू दे दिया गया है, हम दोनों को जोड़ देंगे। H+ का कितना है 349.6 और इसका कितना है 54.6। तो ज़रा ये वैल्यू, दोनों का वैल्यू को देखो तो, और दिमाग में थोड़ा सोचो दिमाग से कि आखिर दोनों वैल्यू में क्या अंतर है। H+ आयन का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जबकि आयन क्या है, बहुत छोटा सा। H+ आयन का साइज़ क्या है, बहुत कम है। और मिथेनोइट आयन का अगर हम साइज़ की बात करें तो मिथेनोइट आयन का साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है, दिख रहा है HCOO-। H+ का साइज़ बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा अगर एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन होता है, और सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन आयन होता है, और एलिमेंट में भी सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर हम बात करें मेथनोइट आयन का तो ये काफ़ी बड़ा साइज का है। कारण है कि इसमें कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो ये बहुत बड़ा आयंस हम कह सकते हैं। तो अगर वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो H+ आयन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की तो H+ आयन, पूरे आयन में सबसे ज़्यादा H+ आयन का होता है। कारण है कि साइज़ छोटा है, और साइज़ अगर छोटा होगा तो उसका मोबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम मिथेनोइट आयन की बात करें तो मिथेनोइट आयन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बड़ा होगा तो वो भारी होगा, उसका मोबिलिटी बहुत ही कम होगा। तो ये ज़्यादा साइज़ होने के चलते इसका मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, और इसका साइज सबसे छोटा होने के चलते इसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो H+ आयन का मोबिलिटी सारे आयन में से सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम मेथनोइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो अगर हम कैलकुलेट करें 6, 12, 9, 4, 13, 14, 4, 5, 9, 10, 3, 4। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर हमने λ0m कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी कितना है 46.1 ये दिया गया है,
और लैम्डा नॉट m अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 404.2। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट सेम प्लेस पे, तो पॉइंट हटा दीजिए। 461 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4042 से। तो काफ़ी बड़ा डिवीज़न है, तो पहले हम जीरो लगा देते हैं। तो जीरो लगाने पर पहले पॉइंट देना होगा और अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो क्या होगा अगर हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 1 बार में, यहाँ 4000 है, यहाँ 4600 है, 4000 से ज़्यादा है। तो अगर हम डिवाइड करें तो 4042, 10 में 2 गया 8, फिर 10 में 4 गया 6, 5, 568। फिर अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो फिर भी 1 बार में 4042, 10 में 2 गया 8, 7 में 4 गया 3, 6, 1। अगर हम जीरो लगाते हैं तो आई थिंक 4 बार में चला जाएगा, नहीं? तो ये इसका जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो क्या आएगा? 0.114। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिए? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा दूसरा काम है क्या फाइंड करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? के ए। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? के ए इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, सी का वैल्यू यानी कंसंट्रेशन क्या है? 0.025। और अगर अल्फ़ा का देखें तो 0.114 इंटू 0.114, और 1 में अगर हम अल्फ़ा घटाएं 1 माइनस 0.114, तो 1 में 0.114 अगर हम माइनस करेंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, 0.886। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 0.886, पहले पॉइंट को हटा देते हैं हम लोग, 1000 और फिर यहाँ 1000 और इसको भी हटा देंगे तो ये भी 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 114 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 114 को मल्टीप्लाई करना होगा 114 से, 16, 4, 5, 4, फिर 114, 6, 9, 9, 2, 1। ठीक है। अब हमको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 से मल्टीप्लाई करने पर 30, 45, 48, 45, 49, 45, 48, 49, 10, 14, 5, 6। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 18, 19, 18, 19, 4, 1, 5, 2, 0, 8, 2, 10, 9, 9, 18, 1, 19, 9, 4, 13, 14, 6, 5, 11, 12। तो सॉल्व करने पर आ रहा है 324900। अब जो जीरो बचा है ये क्या है? 10⁹ है, और यहाँ से पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इधर है 50 और नीचे है 90।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 3, 2, 4, 9 को डिवाइड कर देते हैं 8, 8, 6 से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कितना बार में होगा, तो ये अगर हम 8 का टेबल देखें 32 कितना बार में है, 4 बार में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना 8 से, तो काफ़ी लगभग 9 के आसपास का वैल्यू है, 900 के आसपास का है। तो अगर हम 900 को लेकर चले तो 3 बार में, तो 4 बार में तो होगा नहीं, तो 3 बार में होगा। तो 8, 6, 3 जा 18, 8, 3 जा 24, 5, 8, 3 जा 24 और 26, 1, 40 में 5 गया 9, 11 में 6 गया 5, 0 देंगे तो पॉइंट देना होगा हमको यहाँ पर। तो अगर हम 9 इसको मान के चले, 900 मान के चले, तो आई थिंक 9 के टेबल में 9, 5 जा 9, 6 जा हो सकता है नहीं जी। तो अगर हम करें 36, 8, 6 जा 48, 3, 51 और 8, 6 जा 48 और 48 और 5, 53। तो ये लगभग 5, 3, 10 में 4 गया, 6 में गया 4, 10 में 1 गया 9, 8 में 3 गया 5। फिर अगर हम 0 करते हैं तो फिर लगभग 6 ही आएगा, 3.66। अगर हम इसको सॉल्व कर दें 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 5, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -4, तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो लगभग इतना होगा 3.66 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन 3.10। तो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 3.10 क्या कहता है, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 hours, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेटेलिक वायर में जब भी करंट फ्लो होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो यहाँ पर करंट जो है वो कितने एम्पेयर का है, तो हमारा जो करंट है I = 0.5 एम्पेयर। कितने देर के लिए फ़्लो किया गया है, तो हमारा जो टाइम है लगभग 2 आवर के लिए फ़्लो किया गया है। तो बोल रहा है कि जब इतना समय के लिए करंट फ्लो हुआ है वायर पे, तो उस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन उस वायर में फ्लो हुआ 2 घंटे के समय में। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है। तो चार्ज ये है Q, और चार्ज इक्वल टू क्या होता है I × T, चार्ज इक्वल टू IT होता है। और टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड में कैसे बदलेंगे, आवर को पहले मिनट में बदलना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ गया, और मिनट को 60 सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, तो ये हमारा जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। तो अब हम टोटल चार्ज निकालते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होता है, आई है, आई क्या है मेरा, करंट 0.5 और टाइम कितना देर के लिए, 2 × 60 × 60। तो ये मेरा टोटल चार्ज है कि नहीं। या इसको हम लोग सीख सकते हैं 0.5 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा टोटल चार्ज 3600 कूलम। तो हमारा टोटल चार्ज कितना आया 3600 कूलम चार्ज पास किए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज हमें मालूम है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमको निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है 3600 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज का नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव। तो हम इलेक्ट्रॉन निकालना, हमें तो नेचर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा, तो पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ पर। तो 36 को हमको डिवाइड करना होगा 16 से। तो 36 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 32 आएगा, 4 फिर 0, फिर 2 बार में 32, 8 फिर 0 देंगे तो 5 बार में, तो 2.25। अब यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 3 0 है और ऊपर नीचे -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। तो 10⁻³ हो लिख सकते हैं इसको, और 10⁻+19 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻22 आ जाएगा। और 2.25 इंटू 10⁻22 ये क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3.10 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, इंटेंस क्वेश्चन 3.11 पे। तो हमारा इंटेंस क्वेश्चन 3.11 है, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो हमें कुछ मेटल्स के नाम बताने हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का हेल्प से हम मेटल्स का प्रोडक्शन करते हैं। हमें उस मेटल्स का नाम बताना है। तो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, मतलब बहुत कॉस्टली होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन कॉस्टली होता है। तो जनरली जो इनएक्टिव मेटल्स हैं वो तो नॉर्मल मेथड के द्वारा हीटिंग, और जैसे कॉपर का प्रोडक्शन, तो कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है वो उसका कुछ एक अलग ही मेथड होता है। ठीक है, आयरन का मेथड जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा आप जानते हैं। तो नॉर्मल सिंपल सा मेथड के द्वारा आयरन को या इनएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जनरली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जनरली कैसे मेटल्स जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स जनरली कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं, जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, जनरली कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको नॉर्मल मेथड के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें करना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है मोर रिएक्टिव मेटल्स। मोर रिएक्टिव मेटल्स, या जिसे हम लोग एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिकली कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कह सकते हैं। तो ये सारे
मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेटल है? तो हम बोल दिए मोर रिएक्टिव मेटल्स। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आता है? सोडियम, सोडियम को इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे मेटल जो हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इनके साल्ट का, इनके ओर्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है। कंसनट्रेटेड ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके तब जाके हम मेटल प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 3.12। तो हमारा 3.12 क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर द रिएक्शन। तो हमें एक रिएक्शन दे दिया गया है और रिएक्शन में क्या हो रहा है? Cr2O7 2-, इसे कहते हैं हम लोग डाइक्रोमेट आयन। क्या नाम है इसका? डाइक्रोमेट आयन। लिख लीजिएगा इसको। 14H+6 इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है? 2 क्रोमियम आयन एंड 7 H2O मॉलिक्यूल। What is the quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of dichromate ion? हमें 1 मोल, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी कूलम्ब में देना होगा? तो पहले जान लीजिए कि Cr2O7 2- को हम लोग डाइक्रोमेट आयन कहते हैं और हम क्रोमियम पे चार्ज निकालना चाहते हैं। यानी यहाँ पर क्रोमियम पे क्या चार्ज है? देखिए यहाँ पर क्रोमियम पे क्या चार्ज है आपको पता नहीं है। तो क्रोमियम का चार्ज निकालना चाहते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या निकालना होगा? X। तो हमें जनरली फाइंड करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा तो हम इसे क्या मानेंगे? X। तो कितना क्रोमियम है? 2x। और ऑक्सीजन कितना है? 7। और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। और ओवरऑल डाइक्रोमेट आयन पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। तो 2x - 14 = -2। 2x = +14 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +14 में -2 +12। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? +6। तो हमारा डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? +6। तो यानी यहाँ पर क्रोमियम पे ऊपर कितना चार्ज है? +6। और +6 से कितना हो रहा है? +6 से ये +3 हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस होने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? -2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो 2x है, 2 का h का हमको पता नहीं है, तो 2 का है तो 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। और ओवरऑल चार्ज क्या होता है? अगर इन सब के चार्ज एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसके चार्ज को जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज के बराबर। किसके चार्ज के बराबर हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि x का वैल्यू +6 है। तो यहाँ 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करना है, किसमें? Cr3+ में रिड्यूस करना है। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कूलम में देना पड़ेगा? तो 1 मोल रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, कितना मोल इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है? कितना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करना पड़ता है? 6 मोल। तो यहाँ हम 6 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फैराडे। तो 6 फैराडे हम चार्ज पास कर रहे हैं और 6 फैराडे को कूलम में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 6 × 96,500 कूलम। तो जो आंसर आएगा चार्ज का वो क्या आ जाएगा? 0, 6 से मल्टीप्लाई 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 39, 9 6 जा 54, 3 57। तो हमें कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? टोटल
579,000 कूलम। तो हम अगर इतना चार्ज पास कर देंगे तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जनरली 6 मोल इलेक्ट्रॉन हमें फ्लो करना होगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, तब जाके डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन पे Cr3+ आयन पे रिड्यूस होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन 3.13, 3.14 एंड 3.15।